हेलो बच्चों, हम लोगों ने क्या किया था अभी इसके पहले जो बायोलॉजी आपको पढ़ा रहे थे हम, ठीक है, क्या था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। और वो हो गया था कहां तक? हम लोगों ने यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन ये भी पढ़ लिए थे। अब हमको पढ़ना है रेगुलेशन ऑफ किडनी। क्या पढ़ना है? रेगुलेशन ऑफ किडनी, यानी किडनी का कैसे रेगुलेशन हम करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं क्या है रेगुलेशन ऑफ द किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन का रेगुलेशन कैसे होगा? कह रहे हैं कि किडनी के फंक्शन को सफल मॉनिटरिंग और रेगुलेशन यानी संचालन और नियंत्रण हार्मफुल फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा होता है, और इसे हाइपोथैलेमस हो गया, जेजीए हो गया, और कुछ सीमा तक हार्ट भी इसमें क्या करता है, भाग लेता है। कौन कौन? एक तो हाइपोथैलेमस किडनी के फंक्शन को रेगुलेट करता है, फिर जेजीए जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस, क्या नाम है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलस ऑपरेटस, ये भी भाग लेता है, और एक क्या, हार्ट। ठीक है, तो ये सब मिल करके किडनी के फंक्शन को क्या करते रहते हैं, रेगुलेट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस कैसे रेगुलेट करता है, फिर जेजीए कैसे रेगुलेट करता है, और फिर हार्ट कैसे रेगुलेट करता है। ये तीनों का हम रेगुलेशन देखेंगे ना। तो पहला हम देखने जा रहे हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या होता है? जो कि हमारे ब्रेन का, मिड ब्रेन का पार्ट होता है, थैलेमस हाइपोथैलेमस ना, ये सारा चीज मिड ब्रेन का है, फोर ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो हाइपोथैलेमस देख रहे हैं, कह रहे हैं हमारे बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होने से ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। कह रहे हैं कि हमारे शरीर का जो वॉल्यूम है, पानी का वॉल्यूम, वो आयनिक कंसंट्रेशन, बॉडी फ्लूइड का यानी बॉडी फ्लूइड यानी ब्लड का कंसंट्रेशन, अगर वो डिस्टर्ब होगा तो हमारे शरीर में जो ऑस्मो रिसेप्टर लगे होते हैं, हमारा शरीर ये चाहता है कि सब कुछ एक अच्छे मैनर में चलता रहे। ब्लड जितना गाढ़ा है वो पूरा गाढ़ा बना रहे ना, और ब्लड में जो लिक्विड हम छोड़ रहे हैं वो भी जिस हिसाब से जा रहा है उसी हिसाब से मेंटेन रहे, तो वो एकदम अच्छे तरीके से फंक्शन करे। अगर उसमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? उसी को हम लोग कहते हैं ऑस्मो रिसेप्टर। क्या बोला जाता है? ऑस्मो रिसेप्टर। ऑस्मो रिसेप्टर उसे बोला है ना। तो यह ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। तो कह रहे हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड के वॉल्यूम, बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम और आयनिक कंसंट्रेशन में चेंज होने से ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाता है, एक्टिवेट होता है। जब बॉडी से फ्लूइड का अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है तो बॉडी के ऑस्मो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जो कि न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच अथवा वेसोप्रेसिन के सिक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, क्या कह रहे हैं ये? कह रहे हैं जब बॉडी फ्लूइड अधिक मात्रा में, कह रहे हैं जब बॉडी से फ्लूइड का अधिक मात्रा में नुकसान हो जाता है, अगर मान लो आपके शरीर से क्या हो जाए, जो फ्लूइड है वो ज्यादा बाहर आने लगे, तब क्या करेगा? तो बॉडी के जो ऑस्मो रिसेप्टर वो एक्टिवेट होते हैं, जो हमारे न्यूरो हाइपोफाइसिस से, न्यूरो हाइपोफाइसिस ये कि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ना का पार्ट होता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच अथवा वेसोप्रेसिन के सिक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस बनाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, ये सब पार्ट होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। तो वो जो ये हार्मोन है एडीएच, ये सब एडीएच हार्मोन जो होता है, एडीएच और ऑक्सीटोसिन, ये बनता कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में, और बन करके स्टोर कहाँ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस पार्ट में। ठीक, तो अगर हमारे शरीर से बॉडी फ्लूइड ज्यादा लॉस होगा, क्या होगा, मतलब आप पानी नहीं पिए हो फिर भी शरीर से क्या कह रहे हैं, फ्लूइड यानी यूरिन ज्यादा निकल रहा है, ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे कंसंट्रेट करेगी ना। मतलब पानी भी नहीं पियो, शरीर में पानी है भी नहीं, उसके बाद भी निकाले जा रहे हो, तो फिर हमारा ब्रेन क्या हो जाएगा, तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा, और वो किसको भेजेगा, एडीएच को। किसको भेजा जाएगा, एडीएच को, जिसे क्या बोला जाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी माने विरोधी, डाई मतलब डाइल्यूट, यूरिन, तो यूरिन जो ज्यादा डाइल्यूट मात्रा में निकल रहा है उसका क्या किया जाएगा, एंटी किया जाएगा, उसे विरोध किया जाएगा कि इतना ज्यादा डाइल्यूटेड यूरिन पास ना हो, उसे क्या किया जाएगा, फिर गाढ़ा किया जाएगा। ठीक है, तो न्यूरो हाइपोफाइसिस से एडीएच यानी एंटी डायूरेटिक हार्मोन अथवा वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन मतलब वेसल्स को प्रेस करने वाला हार्मोन, वेसोप्रेसिन के सिक्रेशन के लिए हाइपोथैलेमस को क्या किया जाता है, स्टिमुलेट करता है। ठीक, तो यह हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल के पिछले भाग यानी लेटर पार्ट
कि वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, यानी डीसीटी। तो जो रीनल ट्यूब्यूल है उसका जो पिछला पार्ट यानी डीसीटी या कंडक्टिंग डक्ट हो गया, इन सबसे क्या कर देता है, वो वाटर के रीएब्जॉर्प्शन की पावर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वाटर के रीएब्जॉर्प्शन की पावर जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन पावर बढ़ जाएगा, मतलब हमारे शरीर से फिर बॉडी फ्लूइड का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और हमारे शरीर से बॉडी फ्लूइड का लॉस उतना अधिक नहीं होगा। ठीक, अब आगे तो कह रहे हैं यह हार्मोन रीनल ट्यूब्यूल के पिछले भाग लेटर पार्ट से वाटर के रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिसके द्वारा डायूरेसिस रुक जाता है। जिसके द्वारा क्या होता है, डायूरेसिस रुक जाता है। डाई मतलब डाइल्यूट, यूरेसिस मतलब यूरिन, जो यूरिन निकल रहा है वो कैसा, डाइल्यूटेड है, ज्यादा पानी उसमें है। तो ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब करा देगा, और यूरिन कैसा होगा, कंसंट्रेटेड। जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑस्मोरिसेप्टर बंद हो जाते हैं और एडीएच का सिक्रीशन भी कम हो जाता है। मान लो जिस दिन आप पानी ज्यादा पी लिए ना, तो जब ज्यादा पानी पी लिया जाएगा तो शरीर में पानी क्या है, ज्यादा, तो अब चाहे कम निकले चाहे ज्यादा, तो हमारा शरीर क्या करता है, एडीएच को रोक देता है, और जितना पानी आया फिर वो पानी क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। ठीक है, तो अगर आप पानी नहीं पीते तो उसमें किसका दिमाग का भी इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाता है, यानी टेंशन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो अगर आप पानी कम पियोगे तो आपके दिमाग पे भी क्या होगा, हल्का प्रेशर पड़ेगा, हाइपोथैलेमस काम करेगा, एडीएच रिलीज करेगा, पानी को रोकेगा, तो जिससे आपको फिर क्या होगा, लगेगा कि हमको पानी पीना चाहिए। ठीक है, ये चीज होगा। तो एडीएच ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करके भी किडनी के कार्य को भी क्या करता है, प्रभावित कर देता है ना, उसके ब्लड को भी कंस्ट्रिक्ट यानी दबा देता है। इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो भी क्या होता है, बढ़ता है, और इसके द्वारा जीएफआर भी बढ़ जाता है। तो कह रहे हैं मान लो कभी कभी जीएफआर क्या हो जाए, लो हो जाए। जीएफआर कितना है हम लोगों का, 125 ml पर मिनट, एक मिनट में 125 ml छनना चाहिए। मान लो उससे क्या हो जाए, कम हो जाए ना, तो क्या होगा, ये हमारे पास बाउमन कैप्सूल आएगा, जो बाउमन कैप्सूल है यहां से फिर आएगा क्या, ये है ग्लोमेरुलस है, तो इसी के ऊपर आके एक्ट करेगा कौन, एडीएच ना, या यहाँ आके एक्ट करेगा एडीएच। ये क्या करेगा, यहाँ का प्रेशर बढ़ा देगा, और जब प्रेशर बढ़ाएगा, किसी नली का प्रेशर अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ से छनने की दर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई सूती कपड़ा में तुम क्या कर लो, वही जैसे पनीर बनाते हो ना, दूध रख करके जितना ज्यादा ऐंठेंगे प्रेशर बढ़ेगा, उतना ज्यादा पानी नीचे छनेगा, समझ रहे हो ना, वही चीज है। जैसे पनीर नहीं छाना जाता, छानोगे नहीं पनीर कभी, दूध फट जाता है, फिर उसको सूती कपड़ा में रखते हैं, फिर उसको हम लोग क्या करते हैं, छाना वही बनाया जाता है मतलब ना, उसको ज्यादा ज्यादा प्रेशर देते हैं, तो जो बड़े बड़े कण होते हैं वो कहाँ रह जाते हैं, ऊपर, और जो क्या केवल पानी ही आता है, नहीं, पानी के साथ थोड़ा थोड़ा दूध भी आता है ना नीचे। तो ठीक ऐसे ही काम किसका है, ग्लोमेरुलस का, सेम वैसा काम है। अगर मान लो वो छन करके कम आ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसको और ऐंठेंगे, और जब और ऐंठेंगे तो वो छनने की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ऐसे तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो छनने की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, फिर वो नीचे आएगी। देखते हैं हम, तो कह रहे हैं कि जब बॉडी में फ्लूइड की मात्रा बढ़ती है तो ऑस्मोरिसेप्टर से तो हो गया ना, एडीएच ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट संकुचित करके भी किडनी के कार्य को क्या करता है, प्रभावित करता है। इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ता है, और इसके द्वारा जीएफआर भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जीएफआर मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो फिल्ट्रेशन रेट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम एक दिन में कितना लीटर यूरिन बनाते हैं, 180 लीटर, और निकालते कितना है, 1.5 लीटर ही। तो क्या होता है, लगभग 99% यूरिन हमारे बॉडी में क्या हो जाता है, यूरिन ही नहीं मतलब जो भी चीजें बना है उसका फिल्ट्रेट वो एब्जॉर्ब होता है। अब आगे आता है, ये तो काम था हाइपोथैलेमस का। तो हाइपोथैलेमस का रोल क्या है, हाइपोथैलेमस जो होता है वो कब एक्टिवेट होगा, जो हाइपोथैलेमस है, अगर हम पानी कम पिएंगे, हमारे क्या कहते हैं, कम पानी पीने से अगर शरीर से क्या पानी का लॉस बराबर हो ही रहा है, तो क्या होगा, हमारे जो ऑस्मोरिसेप्टर वो एक्टिवेट होंगे, इंफॉर्मेशन भेजेंगे किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाएगा और वहां से कंट्रोल भेजेगा किसको, एडीएच को, और जो एडीएच होगा वो जाकर के किस पे काम करेगा, फिर जाकर के वो ग्लोमेरुलस पे वर्क करेगा, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा और हमारा जीएफआर नॉर्मल हो जाएगा ना।
ये तो दूसरा मैकेनिज्म है। जब जीएफआर आएगा, जीएफआर कह रहे हैं, क्या होगा पहले, क्या रिलीज होगा, एडीएच रिलीज होगा। और एडीएच क्या कर देता है, सिक्रेशन, एडीएच रीनल ट्यूब्यूल का जो डिस्टल पार्ट होता है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कंडक्टिंग डक्ट पे जाएगा और वहां से वाटर के एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा, बढ़ा देगा ना, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा कंट्रोल रहे। तो ये कंडीशन है। और दूसरा, इसके प्रेशर को भी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब इसके प्रेशर को बढ़ाएगा तो इसे क्या बोला जाता है, वेसोप्रेसिंग। इसे क्या कहेंगे हम लोग, वेसोप्रेसिंग कहेंगे। आगे आता है जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलो ऑपरेटस। क्या बोला जाता है इसको, जेजीए। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलो ऑपरेटस कह रहे हैं, कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल निभाता है, मतलब ये जटिल रेगुलेशन करता है। ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, जीएफआर के कम होने से जेजी सेल एक्टिवेट हो जाता है। तो बताओ जेजी सेल कब एक्टिवेट होता है। जेजी सेल क्या है, जेजी सेल ये है कि ये हमारे पास क्या है, ये पीसीटी, फिर क्या, हेलने लूप, हेलने लूप ऊपर जाएगा और यहां जाकर के फिर क्या बनाना शुरू कर देगा, डीसीटी। और ये ऐसा ना, तो डीसीटी का कुछ पार्ट और ये जो आपके पास क्या है, बाउमन कैप्सूल, ये दोनों आपस में जुड़े होते हैं और जुड़ करके ही यही बनाता है जेजीए, जक्स्टा ग्लोमेरुलो। मतलब ये देखो, ग्लोमेरुलो और ऑपरेटस, यानी हमारे पास रीनल ट्यूब्यूल और ग्लोमेरुलस, ये सब मिल करके यहाँ क्या एक मैकेनिज्म बनता है, एक सिस्टम बनता है जिसे बोलते हैं हम लोग जेजीए, जिसे बोला जाता है जक्स्टा ग्लोमेरुलो ऑपरेटस। तो कह रहे हैं कि जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो हो गया, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर हो गया एंड जीएफआर के कम होने से, बताओ क्या हुआ। कह रहे हैं कि मान लो जैसे यहां से ब्लड आया, हमें आना चाहिए 125 ml, लेकिन 125 नहीं आ रहा, कितना आ रहा, 116। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर, क्या 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 लिखा है बताओ। पहले लिखा है ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर या जीएफआर। तो बताओ जब ये कम हो जाएगा, जब ये कम होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा। तो जैसे ये कम होगा तुरंत एक्टिवेट होगा कौन, जेजीए, यहाँ जो बैठा है ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब एक्टिवेट होगा तब क्या करेगा, जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती है और ये से रेनिन निकालता है। क्या निकालता है, रेनिन। रेनिन दो जगह सुनते हैं हम लोग, हाँ, एक जब हम लोग क्या करते हैं, अब डाइजेशन है नहीं आप लोगों में तो बोल जाओ। तो जेजी सेल एक्टिवेट, दूध को पचाने वाला एंजाइम क्या है, रेनिन ही तो है। तो कह रहे हैं जेजी सेल एक्टिवेट हो जाती है और इसे रेनिन निकलता है। तो यहां से क्या निकलेगा, बोलो, यहां से रिलीज होगा RENIN, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेनिन। ये रेनिन नामक हार्मोन्स है। क्या है, हार्मोन। देखो क्या होगा आगे, कह रहे रेनिन ब्लड में उपस्थित एंजियोटेंसिन को, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में और इसके बाद एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। अब सुनो, जो हमारे पास ब्लड वेसल्स है, ये जो ब्लड है ना, इसके अंदर पहले क्या है, एंजियोटेंसन, एंजियो मतलब ब्लड वेसल और टेंशन मतलब टेंशन क्रिएट करने वाला, प्रेशर बढ़ाने वाला, ब्लड वेसल्स पे प्रेशर बढ़ाने वाला। तो क्या होगा, जो रेनिन आएगा, कौन आएगा, रेनिन, ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन किसमें, सेकंड में चेंज कर देता है। तो रेनिन क्या कराएगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब देखो क्या है, कह रहे हैं जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर ना, वेसो मतलब वेसल्स, वेसल्स का मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स का मतलब आपके ये जो नसें हैं ना, खास करके ये। और ये कॉन्स्ट्रिक्टर, कॉन्स्ट्रिक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट करा देना, उसको दबा देना ना। तो जो हमारे पास एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर है। क्या है, वेसोकंस्ट्रिक्टर। और ये जो वेसोकंस्ट्रिक्टर होगा, ये इसके ब्लड वेसल्स को क्या करेगा, दबाएगा। आप खुद सोचो, एक पाइप में पानी बह रहा है, आप उसको दबाओ, जब दबाएंगे तो क्या होगा, पानी और तेज से बहेगा, है ना। पानी और तेज से नहीं बहेगा, प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। भैया हम तुमसे जल्दी जल्दी पढ़ो, तो प्रेशर हम क्रिएट करेंगे तो तुम्हारा स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वेसोकंस्ट्रिक्टर होता है जो ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, और इसके द्वारा जीएफआर भी बढ़ जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है।
एंजियोटेंसिन सेकेंड एड्रीनल कॉर्टेक्स को भी एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करेगा? एड्रीनल कॉर्टेक्स। ठीक, ये एड्रीनल कॉर्टेक्स क्या है? किडनी के ऊपर मिलने वाला एक ग्लैंड होता है, जैसे क्या बोलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। उसके दो पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स, दूसरा मेडुला। तो ये कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है, जिससे कौन सा हार्मोन निकलता है? एल्डोस्टेरॉन। कौन सा हार्मोन निकलेगा? एल्डोस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है। एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल भाग से Na+ और वाटर को क्या करवा लेता है? रीअब्जॉर्ब करा लेता है। ये याद रखना, कई बार पूछा है। एल्डोस्टेरॉन किसको रीअब्जॉर्ब कराता है? सोडियम और वाटर को। इसीलिए इसे साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? साल्ट रिटेनिंग। यानी ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन हमारी बॉडी में, भाई जब Na को एब्जॉर्ब करेगा तो Cl भी आएगा पीछे पीछे, क्योंकि Cl- है। तो हमारे बॉडी में NaCl को रिटेन मतलब बचाने वाला हार्मोन है। कौन? एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, तो एल्डोस्टेरॉन क्या है? एक प्रकार का साल्ट रिटेनिंग हार्मोन। ठीक, कह रहे हैं एल्डोस्टेरॉन रीनल ट्यूब्यूल के डिस्टल भाग में Na+ और वाटर को रीअब्जॉर्ब कराता है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन्स भी कहते हैं। यह भी GFR और ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है? बढ़ाता है। इस मैकेनिज्म को सामान्यतः रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं। रास बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? रास। रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म ना, सिस्टम रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसी को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। तो कैसे शुरू हुआ था बताओ? हमारे पास सबसे पहले क्या है? GGA। कब ये एक्टिवेट होगा? जब यहाँ का GFR कम होगा। जब GFR कम होगा, जैसे मान लो क्या हो जाए, आपके घर खाना खिलाया जा रहा है ना, और आप पूरी खा रहे हो, लेकिन आप तक पूरी कम पहुंच रहा है। आपके पापा है, वहां तक पूरी कम पहुंच रहा है। तुरंत आपके पापा क्या हो जाएंगे? गुस्सा आ जाएंगे ना। जाके किसको डांटेंगे? मम्मी को। ये किस खाना बनाया जा रहा है? तो मम्मी जाके किसको डांटेंगे? जो खाना बनाया जा रहा है, जो खाना बना रहा होगा वो उसको डांटेंगी। फिर क्या हो जाएगा? पूरी जल्दी जल्दी बेला जाएगा, पूरी जल्दी जल्दी निकाला जाएगा, और फिर पापा तक पूरी पहुंच जाएगा। है? जल्दी पहुंचेगा ना। तो ऐसे यहाँ देखो, JGA जो है ये एक्टिवेट हुआ, तुरंत ये निकालेगा किसको? रेनिन को। रेनिन जाएगा किसके पास? एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में, और एंजियोटेंसिन दुई चूड़ी कसेगा ना। यहाँ मतलब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ से ब्लड फ्लो भी, मतलब उसका फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाएगा। फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगा, जिससे हमारा GFR क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, जो कौन है ये? एल्डोस्टेरॉन नहीं, एंजियोटेंसिन सेकंड ये और जगह काम करता है। किस जगह काम करता है? एड्रेनल कॉर्टेक्स। कहां पर? एड्रेनल कॉर्टेक्स। अच्छा, ये जो एड्रेनल कॉर्टेक्स होता है वो किस पे काम करता है बताओ? एड्रेनल कॉर्टेक्स से क्या निकलता है? एल्डोस्टेरॉन। और एल्डोस्टेरॉन काम करेगा डिस्टल ट्यूब्यूल पे। किस पे काम करता है? डिस्टल ट्यूब्यूल पे। वहां से किसको रिलीज करवाता है? एब्जॉर्ब, रीअब्जॉर्ब सोडियम और वाटर को। सोडियम और वाटर को रीअब्जॉर्ब करा लेता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साल्ट रिटेनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। अब एक लास्ट बचता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? हार्ट। ठीक है, और ये जो हार्ट है ये क्या है? हार्ट वाला कह रहे हार्ट को एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ने से एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर रिलीज होता है। क्या? जो हार्ट होता है, ये कह रहे हैं कि हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ने से एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर क्या हो जाता है? रिलीज होता है। एनएफ वेसोडाइलेशन करता है, जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और एनएफ मैकेनिज्म रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म को क्या करती है? रोकती है। अब सुन देखो, रुक जाओ। यहाँ प्रेशर बढ़ा है, तो क्या यहाँ प्रेशर हमेशा बढ़ा रहेगा? नहीं, इसको क्या कराना है? कम कराना। तो कम कराने के लिए ये कहां पर जाएगा? देखो, कह रहे हैं कि हार्ट के एट्रिया में ब्लड फ्लो बढ़ने से, जब यहाँ प्रेशर बढ़ेगा तो यहाँ ब्लड का डिमांड क्या होगा? बढ़ेगा। और बढ़ने से क्या हो जाता है? एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर। भाई किडनी यहाँ है ना, और यहाँ जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हार्ट क्या करेगा? बार बार ब्लड को पंप करेगा, और जब बार बार ब्लड को पंप करेगा तो ये चीज पता चलेगा किसको? हार्ट को। तो हार्ट क्या रिलीज करेगी? एएनएफ, एट्रियल नाइट्यूरेटिक फैक्टर ना। ये क्या करवाता है? ये वेसोडाइलेशन है। क्या है? वेसोडाइलेशन। मतलब ये जो वेसोकंस्ट्रिक्टर हुआ था, एंजियोटेंसिनोजन सेकंड जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्टर है, और एनएफ क्या है? वेसोडाइलेशन। डायलेशन मतलब डायलेट करा देना, उसको फैला देना। तो पहले इसने एंजियोटेंसिन सेकंड ने इसको दबाया था, प्रेशर बढ़ा था, अब वेसोडाइलेशन एनएफ आएगा और इसको क्या कर देगा? फैला देगा।
और फैला देगा तो क्या हो जाएगा, फिर से प्रेशर कम। अच्छा प्रेशर कम हो जाएगा तो क्या उतना ब्लड फिर से यहाँ हार्ट से बहेगा, नहीं बहेगा। ये मोटर है यार, मोटर समझो। तुम यहाँ खड़े हो, यहाँ पाइप लगाए और क्या हो, तुम जैसे दबाए यानी एंजियोटेंसिन सेकंड, प्रेशर बढ़ गया। और जैसे पता चला किसके किसके पास, मोटर के पास ना। और मोटर के पास पता चला, बीच में तुम ज्वाइंटर लगाए हो, तुरंत मोटर क्या करवाता है, वो जो ज्वाइंट लगा है तुरंत प्रेशर बढ़ने की वजह से छोड़ देता है, प्रेशर रिलीज हो जाता है, वेसोडाइलेशन हो जाता है। ठीक है, ये काम है किसका, हार्ट का। अब आगे हम लोग देखेंगे मिक्सचुरेशन ना, जिसे बोलते हैं रिलीज ऑफ यूरिन। क्या बोला जाता है, रिलीज ऑफ यूरिन। ये क्या है, इसे देखते हैं। कह रहे सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस से वॉलेंट्री सिग्नल के आने तक नेफ्रॉन द्वारा बना यूरिन यूरिनरी ब्लैडर में आकर स्टोर हो जाता है। अब जो यूरिन बना है, क्या बना है, यूरिन, वो कहां जाके स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। किस जगह, यूरिनरी ब्लैडर में जाकर के स्टोर होता है। तो कह रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वॉलेंट्री सिग्नल के आने तक नेफ्रॉन द्वारा जो भी बना यूरिन है वो कहां स्टोर रहेगा, यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में, मूत्र की थैली में जाकर के वो मूत्र क्या रहेगा, स्टोर रहेगा। ठीक है, अब कह रहे हैं यूरिन से भरा यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच होने से यह सिग्नल क्या हो जाता है, शुरू होता है। भाई पहले 250 भरा, हमें नहीं पता चलेगा, उसके बाद जैसे जैसे भरेगा तो धीरे धीरे स्ट्रेच क्या होता जाएगा, स्ट्रेच होता जाएगा। ठीक है, तो खिंचाव होगा, और जैसे उसमें खिंचाव होगा तो वो सिग्नल स्ट्रेच रिसेप्टर लगे होते हैं, और ये स्ट्रेच रिसेप्टर तुरंत हमारे ब्रेन के पास जाते हैं, कहते हैं कि अब थैली भर गया, इसे क्या करना है, खाली करो। ठीक, लेकिन फिर भी तुम मूवी देख रहे हो या कुछ कर रहे हो लेकिन नहीं खाली कर रहे हो, तो इससे क्या होगा, फिर और ब्लड जाए और उसमें यूरिन जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, नहीं होगा तो फिर एट लास्ट वो 500 750, उसके बाद फिर क्या कर जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा वो। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यूरिन से भरी यूरिनरी ब्लैडर में स्ट्रेच होने से यह सिग्नल शुरू होता है, और इसके रिस्पांस में ब्लैडर की वॉल में उपस्थित स्ट्रेच रिसेप्टर सीएनएस तक सिग्नल भेजते हैं। कहां तक सिग्नल भेजते हैं, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सीएनएस से मोटर मैसेज को आगे बढ़कर ब्लैडर की स्मूथ मसल्स में कॉन्स्ट्रिक्टर और साथ साथ यूरेथ्रल स्फिंक्टर को रिलैक्स शुरू कर देता है, इससे यूरिन क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है ना। अब आगे देखो क्या, फिर कह रहे यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मिक्सचुरेशन बोला जाता है। तो मेडिकल भाषा में यूरिनेशन जो रिलीज किया जाता है, जो आप टॉयलेट में जाके 1 नंबर करते हो, उसे क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन। क्या बोला जाएगा, मिक्सचुरेशन। तो कह रहे यूरिन को रिलीज करने के प्रोसेस को मिक्सचुरेशन कहते हैं, और इसे इन्वॉल्व होने वाली जो क्या न्यूरल मैकेनिज्म है उसे क्या बोला जाता है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। क्या हमें हमेशा यूरिनेशन मतलब फील होता है, नहीं, पहले उसमें यूरिन आएगा, इकट्ठा होगा, फिर भरता जाएगा, उसका एक लिमिट है, उसके बाद से जैसे टंकी है ना, टंकी में क्या लगा देते हैं हम लोग, एक वायर लगा देते हैं ना, टंकी में वायर लगा देते हैं तो टंकी भरता जाता है भरता जाता है। अब अगर वो जो वायर एकदम ऊपर लगाओगे तो पूरा टंकी भर जाएगा, तब जाकर के पता चलेगा। अगर वही जो वायर है एकदम नीचे लगा दो तो टंकी आधा भरेगा, तब भी पता चल जाएगा। तो कह रहे हैं ये एक एडल्ट ह्यूमन एक दिन में एवरेज 1 से 1.5 लीटर यूरिन को क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। यूरिन हल्के पीले रंग का होता है, किस कलर का होता है, यूरिन हल्के पीले रंग का वाटरी फ्लूइड है जो स्लाइटली एसिडिक हो। कैसा होगा, एसिडिक, मतलब उसका नेचर थोड़ा कैसा होगा, अम्लीय होगा। इसमें एक विशेष गंध होती है, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है। यूरिन का एनालिसिस करके हम कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और किडनी के फंक्शन को भी क्या करते हैं, जानते हैं ना। तो यूरिन कहते हैं ना, यूरिन टेस्ट करा लो, तो यूरिन टेस्ट से हम लोग किडनी का फंक्शन जानते हैं, और हमारे शरीर में क्या हम खा रहे हैं, क्या पच रहा क्या नहीं पच रहा, वो सब भी हम जान जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूरिन में अगर ग्लूकोज आ जाए, यूरिन में क्या आ जाए, ग्लूकोज, तो उसे क्या बोलेंगे, ग्लूकोज यूरिया। तो कहते हैं इनको ग्लाइकोज यूरिया हो गया। तो ग्लाइकोज यूरिया का मतलब या ग्लूकोज यूरिया का मतलब उनके यूरिन में क्या आ रहा है, ग्लूकोज। और ये किसको होगा, जिनको डायबिटीज हुआ रहेगा। क्या होता है, डायबिटीज, जिनको शुगर हुआ रहता है। तो जहां से यूरिन करके हटेंगे तुरंत तो वहां क्या पहुंचना शुरू हो जाएंगे, चींटा, चींटी चूंटा पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनके यूरिन में क्या है, मीठा चीज है, वो उसको खाने पहुंच जाते हैं। और कीटोन बॉडीज ना, ये भी कीटोन, अगर कीटोन बॉडी जाएगा तो उसे बोलेंगे कीटोनूरिया।
कि प्रेजेंस डायबिटीज मेलाइटस को इंडिकेट करता है। क्या कहते हैं इसको? डायबिटीज मेलाइटस। मेलाइटस मतलब शर्करा ना, यानी कि उनका शुगर कैसा हो गया है, अरे उनके यूरिन से शुगर रिलीज हो रहा है, यानी शुगर उसमें बढ़ गया है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या होता है? डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है? यूरिन ज्यादा रिलीज होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, और उसमें क्या होता है, उनका जो यूरिन होता है वो कैसा हो जाता है? स्वाद रहित हो जाता है, उसका कोई स्वाद नहीं होता और ज्यादा यूरिन रिलीज होता है। तो जिनको शायद शुगर होता है वो भी ज्यादा यूरिनेशन में जाते हैं, और जिनको नहीं होता वो तो दो तरीके डायबिटीज होता है, एक डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, बस इतना ही है। आगे पढ़ेंगे हम लोग रोल ऑफ अदर ऑर्गन इन द एक्सक्रीशन। तब तक आप पढ़ते रहिए बढ़िया से, और जो कुछ भी ना है तो उसे कमेंट में जरूर बताइए। कमेंट करके ये भी बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है, किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, हम आपको बहुत ही इजीली वे से समझाएंगे। जो कुछ भी ना है आप उसे जरूर बताइए, ठीक है, कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। धन्यवाद, अच्छे से पढ़िए आप। ठीक है।